अगर हम बात करें संवेदी प्रणाली की, तो इस प्रणाली में आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी आते हैं। यही 5 भाग है जो हमें अपने आसपास का विवरण, सूचना यानी कि डेटा इकट्ठा करके दिमाग को पहुंचाते हैं। दिमाग इन्हीं के सहारे अपने सारे डिसीजन लेता है। अगर दिमाग को जानकारी देने वाले अंग ही अपना सही काम नहीं करेंगे, तो दिमाग को सही जानकारी नहीं भेजेंगे और फिर दिमाग कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब जैसे बात करते हैं आंखों के बारे में। हमारी आंखें कुछ भी ढंग से नहीं देख पाती। ये ना तो कोई सूक्ष्म चीज देख पाती है, ना ही थोड़ी सी दूरी पर पड़ी कोई वस्तु सही ढंग से देख पाती है, और ना ही कोई बहुत दूर की अंतरिक्ष की यानी कि टेलीस्कोपिक चीजों को देख पाती है। और मक्खियों को अति सूक्ष्म चीजें भी दिख जाती है। मधुमक्खियां अल्ट्रावायलेट रोशनी भी देख लेती है। तो क्या हम सूक्ष्म चीजें और अल्ट्रावायलेट रोशनी को देख सकते हैं? अब यहाँ पर मक्खियां, मधुमक्खियां, शेर, उल्लू आदि से भी हम पीछे रह जाते हैं। कुछ जानवर रात को भी बहुत सफाई से देख लेते हैं। तो क्या हम रात को साफ साफ देख सकते हैं? हमारी आंखें सही क्षमता और दक्षता से नहीं देख पाती। मक्खियों के पास कंपाउंड आईज होती है। कंपाउंड आंखों से मतलब है कि एक आंख में ही कई और छोटी छोटी आंखें होना। ये सब आंखें एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र होती है। ये सब आंखें किसी भी दिशा में घूम सकती है। ये हमारी आंखों की तरह नहीं कि दोनों आंखें एक ही दिशा में देखें। हमारी दोनों आंखें एक साथ दाएं और बाएं नहीं देख सकती। हमारी दोनों आंखें या तो दाएं देख सकती है या फिर बाएं। हमारी दोनों आंखें एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं और दोनों आंखें एक टाइम में सिर्फ एक ही दिशा में देख सकती है। पर छोटी छोटी मक्खियों के पास हमसे कहीं ज्यादा सुविधा है। एक तो ये, जैसा कि पहले बताया, सूक्ष्म चीजों को ये देख लेती है। दूसरे की कंपाउंड आईज की वजह से ये एक समय में एक ही आंख से कई वस्तुएं देख लेती है। अब इस कंपाउंड आंखों की इन मक्खियों को ज्यादा जरूरत थी या हम इंसानों को? अब हम लल्लू लाल लाहौरी बाएं तरफ बड़ी सजगता से देख रहे होंगे कि कोई खतरा तो नहीं है, तभी चाहे कोई दाएं तरफ से खतरा आ जाए और हमें कोई खबर ही नहीं होगी। हम एक समय पर अपनी दोनों आंखों से सिर्फ एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित फोकस कर सकते हैं। बेचारी वो छोटी मक्खी ही हमसे बहुत अच्छी है जो एक ही टाइम पर 100 चीजों को देख तो सकती है। अब देखिए, यहाँ कमाल की बात है कि मक्खियों का तो हमारी तरह कोई दुश्मन भी खास नहीं। हमारे लिए तो हर प्राणी दुश्मन है। दूसरा, अगर मक्खी को खतरा लगता भी है तो वो उड़ करके अपनी जान बचा सकती है। और हम इंसान किसके सहारे? क्रमिक विकास ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा शिद्दत से मजाक किया है। अब अगर कानों की बात करें तो हमारे कान भी अपना काम पूरा नहीं करते। हमारे कान सिर्फ 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक ही सुनते हैं, और ये भी बहुत ही खतरनाक और प्राणघातक बात है। अगर हम इंसान इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड सुन पाए तो हम बहुत से खतरों से बच सकते हैं। हम आते शेर, बिच्छू और तूफान आदि की आवाज सुन सकते हैं, पर हमारी सुनने की एक सीमा है, जिस कारण हम बहुत ऊंची और धीमी आवाज नहीं सुन पाते और इस तरीके से हम खतरे को नहीं भाप पाते। पर वहीं दूसरी ओर हाथी इन आवाजों को सुन लेता है और आने वाले खतरे के प्रति आगाह हो जाता है, अपना रास्ता और खाना पीना ढूंढ लेता है। हाथी इन इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड के द्वारा बातचीत भी कर लेते हैं। चमगादड़ भी इंफ्रासाउंड के जरिए अपना रास्ता ढूंढ लेती है। चमगादड़ देख नहीं पाती, सो वो इंफ्रासाउंड के द्वारा इकोसिस्टम का इस्तेमाल करके अपना रास्ता ढूंढती है। क्या हम इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि हमसे अच्छे तो ये हाथी और चमगादड़ ही हुए। हमारे कान भी उतनी क्षमता और दक्षता से काम नहीं करते जितनी दक्षता और क्षमता से इन्हें काम करना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाक की। हमारा नाक भी अपना काम अपनी पूरी क्षमता से नहीं करता। एक कुत्ते का भी नाक बड़ी तेजी से चलता है। हम एक कुत्ते जैसे जानवर से भी पिछड़ जाते हैं। अभी भी हम इंसान होने का गर्व करते हैं। बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इन कुत्तों का सहारा लेती है अपना मसला हल करने के लिए। हम सोचते हैं कि हमने बड़े बड़े हथियार बना लिए, बहुत ही ज्यादा विज्ञान और टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया, पर क्या किया? रहे तो कुत्ते के ही आसरे। क्रमिक विकास ने ये सूंघने का गुण भी हमारे लिए जरूरी ही नहीं समझा, जो कि कुदरत का इतना अच्छा वरदान भी हमसे छीन लिया। सूंघने की क्षमता से हम नजदीक आने वाले किसी भी खतरनाक प्राणी के बारे में जान सकते हैं, पर हमारी ये क्षमता भी काट मारी हुई है। सूंघने के मामले में सबसे ज्यादा विकसित प्राणी कुत्ते की मदद लेता है।
भालू 30 किलोमीटर से ही अपने खाने को ढूंढ लेता है, सूंघ लेता है। एक व्हेल की सूंघने की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि वो खून की सिर्फ एक बूंद भी आधा किलोमीटर से सूंघ लेती है। समुद्र में आधा किलोमीटर के व्यास में पानी की कितनी बूंदें होगी, और व्हेल उनमें से सिर्फ एक खून की बूंद, सिर्फ एक अपने काम की बूंद को सूंघ लेती है। एक चींटी भी मिठाई के बंद पड़े डिब्बे में से मिठाई को ढूंढ निकालती है। क्या कोई इंसान बता सकता है कि बंद पड़े डिब्बे में क्या है? क्या ये कुत्ता, भालू, व्हेल और चींटी इंसान के अपंग होने पर मोहर नहीं लगाते? अब सूंघने के मामले में कौन श्रेष्ठ है, इंसान या जानवर? ये तो आप जानते ही हैं। आगे बात करते हैं जीभ की। इंसानों की जीभ पर इतने स्वाद को जांचने वाले बर्ड्स नहीं होते जितने और कई जीवों के पास होते हैं। हम इस मामले में भी कई जीवों से पीछे हैं। सांप की जीभ पर संवेदी हिस्से होते हैं जिसकी मदद से वो खाना ढूंढता है। वो संवेदी हिस्सा हवा में मौजूद और दूसरे जानवरों की गंध सूंघ करके सांप को शिकार के बारे में बताते हैं। सांप इन्हीं की मदद से शिकार तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। तभी सांप अपनी जीभ बाहर निकाल करके हवा में लहराते रहते हैं। गंध आने वाली दिशा की तरफ सांप चलता जाता है। इससे उन्हें अपने शिकार का और रास्ते का पता चलता है। तो बताइए कि यहाँ पर किसकी जीभ ने ज्यादा फायदा पहुंचाया, इंसान की जीभ या सांप की जीभ? क्या इंसानों की जीभ खाना ढूंढने और रास्ते का पता लगाने में सक्षम है? क्या हमारी जीभ रास्ता और भोजन के बारे में बता सकती है? बिल्ली और शेर आदि की जीभ त्वचा को साफ करने के काम आती है। बिल्ली और शेर आदि दूसरे जानवर कैसे इतना साफ सुथरा और चमकते और धमकते रहते हैं? हम जानते हैं कि ये जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, जंगल में मिट्टी, कीचड़ आदि में भी रहते हैं। इनकी जीभ त्वचा पर पल रही कीटाणुओं और परजीवियों को खत्म करती है, जो बहुत ही कमाल की बात है। चलिए, इतना ही नहीं, अब आगे बात कर लेते हैं चमड़ी के बारे में। हमारी चमड़ी ना कोई अच्छी किस्म की नहीं है। मतलब सिर्फ इंसानों की ही चमड़ी ऐसी है जो किसी काम की नहीं। हमारी चमड़ी में मौजूद संवेदी हिस्से पूरी तरीके से काम नहीं करते। शार्क और व्हेल की संवेदी प्रणाली इतनी बढ़िया है कि ये खाने का पता लगाने के लिए कई तरह के शानदार तरीकों का इस्तेमाल करती है। इनकी संवेदी प्रणाली और एंटीना आदि इतने शानदार ढंग से काम करते हैं कि इनके बारे में पढ़ते टाइम मुझे इंसान होने पर शर्म आ रही थी। इनकी संवेदी प्रणाली इतनी दक्षता और क्षमता से कार्य करती है कि मुझे इंसानों की संवेदी प्रणाली शार्क और व्हेल की संवेदी प्रणाली के आगे एकदम जीरो लगी। क्योंकि शार्क के नाक के पास संवेदी यानी कि एंटीना होते हैं। ये दूसरी मछलियों से और शिकार के शरीर से निकल रही बिजली की तरंगों को पकड़ करके उनका पता लगा लेती है। क्या हमारी त्वचा पर ऐसा कोई करामाती हिस्सा या एंटीना है? इन्हीं बिजली की तरंगों के सहारे वो विशाल समुद्र में अपना रास्ता भी खोज लेती है। जहां से बिजली की तरंगों के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ये उसी दिशा की तरफ आगे बढ़ती रहती है और अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अब एक इंसान को किसी जंगल, रेगिस्तान या समुद्र में छोड़ आइए और उससे कहिए कि भाई तू बिना किसी की मदद से ना अपना रास्ता खुद ढूंढ लेना। क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या वो इतना रास्ता अपने दम पर तय कर लेगा? नहीं, कोई भी इंसान अपना रास्ता खुद अपने दम पर ढूंढने में असक्षम है। कोई भी इंसान इतना विशाल रास्ता अपने दम पर तय नहीं कर सकता। वो गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान और दूसरे जानवरों का शिकार हो जाएगा। वहीं दूसरे जीव बड़ी ही आसानी से व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कुत्ते और बिल्लियों के तो आए दिन ऐसे कई उदाहरण मिलते ही रहते हैं। अब हम बात कर रहे थे चमड़ी के बारे में, तो कुछ मछलियों की पार्श्व रेखा पर स्पर्श संवेदी छिद्र होते हैं। छोटे छिद्र की एक पंक्ति है जो शरीर के प्रत्येक पक्ष के साथ चलती है। ये छिद्र पानी की लगातार जांच करते रहते हैं और शिकार के मिलते ही मछली को उसके बारे में पता चल जाता है। इन छिद्रों में मौजूद पानी में शिकार की गंध होती है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी संवेदी सुविधा है जो खाना ढूंढने में, रास्ता पता लगाने में, पर्यावरण परिवर्तन के बारे में और आने वाले खतरे या भूचाल के बारे में, तूफान के बारे में हमें बता सके? नहीं, हम तो मात्र मूढ़ किस्म के ही प्राणी हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे कई प्राणी हैं जो आने वाले खतरे को भाप जाते हैं। हमारे पीछे चाहे शेर खड़ा हो, हमें नहीं पता चलेगा। वहीं दूसरे प्राणियों का संवेदी तंत्र उसके बारे में उन्हें आगाह कर देगा। हमारा कोई भी तंत्र, संवेदी उपकरण हमें किसी भी तरह की कोई ठोस जानकारी नहीं देता। बस हमारा तंत्र हमें इस वहम में जरूर रखता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बस खाली पीली फोकट में। चलो मान लीजिए कि संयोग से हमारे सामने शेर है, हम उसको देख भी लेते हैं, तो क्या तब भी इस स्थिति में होते हैं कि अपनी रक्षा कर सके? वहीं दूसरी ओर जंगल के कई प्राणी इतना तेज दौड़ते हैं कि शेर जैसे जानवर को भी चकमा दे देते हैं।
पर हम शेर से सामना होने पर कुछ नहीं कर सकते। हमारी संवेदी प्रणाली और रक्षा प्रणाली मात्र नाम भर की है। मुसीबत आने पर ये कुछ नहीं करती। हमारा दिमाग मिली जानकारी के आधार पर ही कोई निर्णय लेगा। अगर उसे कान, आंख, नाक, जीभ और चमड़ी से कोई जानकारी ही नहीं ढंग से मिल रही है तो दिमाग ऐसे में क्या कर पाएगा। दिमाग हमारी खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। वो सीधे हमारे आसपास के वातावरण के संपर्क में नहीं आता। हमारे आसपास के वातावरण की सारी जानकारी वो इन्हीं संवेदी अंगों और ज्ञान इंद्रियों से ही हासिल करता है। हमारी जबरदस्त दिमागी क्षमता का कोई फायदा नहीं अगर हमारे पास सबसे अच्छी और ज्यादा उन्नत संवेदी प्रणाली नहीं। ये तो यूं हुआ कि किसी ने आग बुझाने वाले सारे यंत्र लगा दिए हो पर आग के बारे में बताने वाला अलार्म ही ना लगाया हो, क्योंकि हमारा दिमाग कोई भी फैसला इन्हीं अंगों से मिली जानकारी के दम पर ही लेगा। पर अफसोस की बात यह है कि हमारा कोई भी संवेदी अंग अपनी सही क्षमता से काम नहीं कर रहा।